हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या करा दिया है। मैंने आपको थ्री रिलेशनशिप करा दी, उसके बेस पे मैंने आपको असाइनमेंट करा दी, थ्री रिलेशनशिप विद डिफरेंट केसेस असाइनमेंट करा दिया, और उसके बाद मैंने आपको डाउट सेशन ले लिया आपका। बाई चांस अभी भी आपको कोई इशू आ रहा है, आप नहीं देख पाए तो प्लीज़ देख लेना उसके बाद ही आप ये को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले मत स्टार्ट करना, जंप मत करो, ठीक है। मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम के आपके 3 मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का एक और नाम होता है प्रोडक्ट मेथड। आज मैं आपके साथ स्टार्ट कराऊंगा इनकम मेथड से, ठीक है। आप क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी ये रहेगी, मैं इसका एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, आप उसके एक एक एलिमेंट को, एक एक कंपोनेंट को बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्या मतलब बता रहा हूँ ये नोटिस करेंगे, एंड देन हम उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे 6 मार्क्स वाले जो इनकम मेथड के ऊपर बेस होंगे, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा, लास्ट ईयर का जो पेपर आया, इस साल जो मार्च में पेपर आया, जो 80 नंबर का पेपर था, उसके अंदर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं टॉप 5 क्वेश्चन अगर पिक करूं, जो टॉप 5 क्वेश्चन इस बार अच्छे क्वेश्चन थे, उसमें से टॉप 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इनकम मेथड के कंपोनेंट का था। बच्चों को एक फिल करना था और उसके अंदर उनको ये पता लगाना था कि इस फिलअप के अंदर क्या आएगा, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने यहाँ पे गलती की है। तो ध्यान से एक एक कंपोनेंट को सुनेंगे। अब मैंने आपको 2 नाम याद कराए थे कि जब भी वो बोले कि डोमेस्टिक इनकम, तो उसका मतलब क्या है, NDPFC। जब भी वो बोले आपको नेशनल इनकम, तो उसका मतलब क्या है, NNP@FC। आज मैं निकालना सिखा रहा हूँ आपको इनकम मेथड से कंट्री की नेशनल इनकम। पहली बात, इनकम मेथड से डायरेक्टली नेशनल इनकम नहीं निकलती। पता है क्या निकलता है, निकलती है डोमेस्टिक इनकम। इनकम मेथड से क्या निकलती है, डोमेस्टिक इनकम। एंड डोमेस्टिक इनकम को हम सब जानते हैं, क्या बोलते हैं, हम डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं NDP@FC, ठीक है। तो इनकम मेथड से क्या निकलता है, डोमेस्टिक इनकम, दैट इज NDP@FC। क्या कर रहे हैं सर हम इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा कमाया गया, पूरी इकोनॉमी में देश में मैंने क्या कहा, पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा कमाया गया, मैं बोला ना, इसलिए बोला मैंने NDP@FC, समझ गए होंगे आप मेरा पॉइंट। तो पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा कमाया गया, हम उसको ऐड कर रहे हैं। उसको ऐड करने के लिए भाई मैं क्या करूं, ऐसी रैंडमली लोगों की इनकम ऐड कर दूं, नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, पूरी इकोनॉमी को कैटेगराइज कर रहा हूं 3 पार्ट्स में। एक एम्प्लॉई वाला सेक्शन, एक बिजनेसमैन वाला, एंटरप्राइजेज वाला सेक्शन, और एक इनके अलावा जो ना एम्प्लॉई है ना बिजनेसमैन है, जो उसके बाद बचेगा वो उस सेक्शन में आ जाएगा। मैंने पूरी इकोनॉमी को इन 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, और मैं क्या करने वाला हूँ, इन सब की इनकम को ऐड करने वाला हूँ। क्या निकल के आएगा, देश में इनकम, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, मैंने सबसे पहला सेक्शन लिया एम्प्लॉइज़ का, हम उसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ या कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़। वो पैसा जो हमने एम्प्लॉइज़ को पे किया, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में COE, ठीक है। सबसे पहला हम उन लोगों की इनकम ऐड कर रहे हैं जो एम्प्लॉई हैं, उनको क्या कंपनसेशन मिली, हम इसको ऐड कर रहे हैं। वो क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, वो पैसा, वो कंपनसेशन जो एम्प्लॉइज़ को मिली। अब क्या होता है, कई बार ना ये मेन हेडिंग नहीं दी होती, इसकी सब हेडिंग दी होती है। अब मैं उसको बताता हूँ। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ अगर बाई चांस आपको नहीं गिवन है, तो ये कैटेगराइज हो जाता है फर्दर 2 सब पार्ट्स में। वो 2 सब पार्ट्स क्या है, सबसे पहला वेजेस एंड सैलरीज, आइदर इन कैश और इन काइंड। क्या बोला मैंने कहा भाई अगर आपको कंपनसेशन गिवन नहीं है तो पता है क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा वेजेस एंड सैलरीज। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस, वेरी सिंपल टर्म्स में बोलूँ अगर, तो वेजेस जो होती हैं, वेजेस मिलती हैं अनप्रोफेशनल को, भत्ता जिसको बोलते हैं, और सैलरीज मिलती हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। वेजेस अनप्रोफेशनल को मिलती है जनरली, एंड सैलरीज जो होती है वो किसको मिलती है, प्रोफेशनल्स को मिलती है, ठीक है, जो रेगुलराइज होते हैं, ठीक है। या तो उनको कैश मिलती है, हम पैसा पे कर देते हैं, या तो बैंक में पे किया होगा या इन हैंड दे दिया होगा, और इन काइंड। सर इस इन काइंड का मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेता हूँ। काइंड का मतलब है अदर देन कैश,
एनी कंपनसेशन अदर देन कैश इज नोन एज काइंड। ये वर्ड्स सुनेंगे ध्यान से, यहाँ वो एक फिल इन द ब्लैंक्स बनाता है, वो एमसीक्यू बनाता है, ध्यान समझना। ये 2 मिनट लगेगी मेरे को याद कराने में, उसको कोई फायदा नहीं है, 1-2 नंबर कट गया, हो गया गेम खराब, ठीक है। ध्यान सुनेंगे, काइंड का मतलब क्या है, एनी कंपनसेशन गिवन टू एम्प्लॉय अदर देन कैश विल नोन बी एज काइंड, ठीक है। नाउ सर काइंड का एक एग्जांपल, लेट से कोई एक एम्प्लॉय आया मेरे पास, किसी बाहर स्टेट से आया, बाहर वाले स्टेट से आया, अब वो मेरे स्टेट के अंदर काम करता है। जब मेरे यहाँ पे वो काम करता है मैं उसको सैलरी देता हूँ, या मैंने सोचा यार ये बाहर वाला स्टेट का है तो एक काम करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ यार तू एक काम कर, मैं तेरे को एक रेंट फ्री अकोमोडेशन देता हूँ, रेंट फ्री अकोमोडेशन, तुझे बिना किराए का घर देता हूँ, ठीक है। मैं तेरे को देख, अगर मैं तेरे को कैश में सैलरी दूंगा तो तेरी सैलरी बनती है लेट से 40,000, 40,000। एक काम करता हूँ, तेरे को मैं 30,000 सैलरी दे देता हूँ और एक 10,000 रुपये के बदले, 10,000 के बदले मैं तेरे को एक रहने का रेंट फ्री अकोमोडेशन दे देता हूँ। यार तू मेरे से 40,000 रुपये लेता, किसी डीलर के पास जाता, किराए पे घर लेता नहीं लेता, उसको पैसे देता नहीं देता, हर महीने तू किराया देता या नहीं देता? एक काम करना, मेरे से 30,000 रुपये ले और कंपनी के घर में रहे, कंपनी के घर में। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, कैश भी दे रहा हूँ और मैं काइंड भी दे रहा हूँ। काइंड क्या है? रेंट फ्री अकोमोडेशन। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये रेंट फ्री अकोमोडेशन सीबीएसई क्वेश्चन में यूज़ कर लेती है, समझ रहे हो आप? तो वेजेज एंड सैलरीज आइदर इन कैश और इन काइंड। एक एक चीज़ ध्यान सुनेंगे। अब इसके अंदर एक की पॉइंट है, इसके अंदर इंक्लूडिंग डेफर्ड वेज। व्हाट इज डेफर्ड वेज? इसके अंदर डेफर्ड वेज अभी से दे दी है, इंक्लूड कर लिए। व्हाट इज डेफर्ड वेज? डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, डेफर्ड का लिटरल मीनिंग होता है फ्यूचर। सर क्या मतलब है इसका? अब ध्यान सुनो, एक कोई एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी मेरे यहाँ 10,000 रुपये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं हर साल या हर महीने 1,000 रुपये उसकी सैलरी काट लेता हूँ और उसको मैं देता हूँ 9,000 रुपये, ठीक है। ये 1,000 रुपये मैं उसके इकट्ठे कर रहा हूँ एज अ सिक्योरिटी। जब वो कंपनी को छोड़कर जाएगा तो मैं ये पैसे उसको दे दूंगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूँ तो जो उसको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, रिटायरमेंट के बाद मिलता है ना एज अ पेंशन, तो जो ये पैसा है ये मैं उसको बाद में दे दूंगा, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, मान लो 60 साल बाद, जब ये इसकी एज हुई 60 साल, जब ये कंपनी छोड़कर गया तो इसके बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए होंगे। मान लो 5 लाख रुपए इसके इकट्ठे हो गए, तो इस 5 लाख रुपए का क्या करूंगा मैं? जो 60 साल बाद छोड़कर जा रहा है तब 5 लाख रुपए दूंगा, तब जोड़ूंगा नेशनल इनकम में? नहीं, तब क्यों नहीं जोड़ोगे सर? आप जोड़ना तो तभी चाहिए जब आपने उसको दिया, तभी तो जोड़ोगे। मैं कह रहा हूँ नहीं, पहली बात अगर मैं उसको तब जोड़ूंगा तो उस साल की नेशनल इनकम कितनी बढ़ जाएगी? 5 लाख से बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? दूसरी बात, क्या ये 5 लाख रुपए उस साल से बिलोंग करते हैं जिस साल उसको मिले? नहीं करते। कब से बिलोंग करते? यार वो तो एक्यूमुलेटेड सेविंग है ना उसकी। ये 1,000 रुपये हर साल कटा है ना, हर महीने कटा है ना उसका, हर महीने कटा है ना, तो ये हर महीने का पार्ट है ना उसका। तो 1,000 रुपये मैं अभी जोड़ के चलूंगा। सर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये हर साल मैं उसकी सैलरी में से कुछ हिस्सा काट लेता हूं, ठीक है। फिर क्या होता है, जब वो छोड़कर जाता है तो इकट्ठा दे देता हूं। क्वेश्चन ये आता है कि सर अब ये पैसा कब जोड़ा जाएगा? जब वो छोड़कर जाएगा या जिस महीने, जिस साल आपने काटा? मैं ये कह रहा हूं उस बार जोड़ा जाएगा जिस साल वो काटा। क्यों सर? क्योंकि वो उस ईयर से बिलोंग करता है, ठीक है ना। जिस ईयर से बिलोंग करता है, भले ही उसको नहीं मिल रहा, मिलेगा उसको बाद में, पर जोड़ अभी लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस ईयर से, उस मंथ से बिलोंग करता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसको क्या बोलेंगे? इंक्लूडिंग डेफर्ड वेज। इस वेजेज एंड सैलरी के अंदर वो वेज आ गई है जो उसकी इस महीने बिलोंग करती है, दैट इज इस साल बिलोंग करती है, पर उसको कब मिलेगी? बाद में। वो भी हमने अभी ले ली है, ठीक है। ये की पॉइंट्स है भाई, गेम इसी का है। 2 मिनट लगी, वेजेज एंड सैलरी बता दूंगा, आगे चले जाता। नहीं, काइंड का मतलब कुछ और हो जाएगा, डेफर्ड वेज का मतलब कुछ और हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो एक एक बात। अगला पॉइंट, सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आता है, वेजेज एंड सैलरी आ गया।
कैश आ गया, काइंड आ गया। अब बचा क्या है इसके अंदर? सर डेफर्ड वेज भी आ गया। मैं कह रहा हूं एक और हो सकता है, जैसे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगला कंपोनेंट है एम्प्लॉयर, ER, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। पहली दो बात, एक होता है भाई एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर का मतलब होता है मालिक और एम्प्लॉई का मतलब होता है नौकर। नौकर बोलूँ या सबॉर्डिनेट बोलूँ, बात एक ही है, फील मत करना है नौकर कैसे बोल दिया आपने, सबॉर्डिनेट। हम यहाँ बात कर रहे हैं मालिक की, एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर मालिक का कंट्रीब्यूशन, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है मालिक, कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है तो मतलब क्या कर रहा है? कंपनसेट कर रहा है। किस चीज़ के लिए? सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए। मतलब एक एम्प्लॉयर आफ्टर पेइंग वेजेस एंड सैलरी कुछ और भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ और कंट्रीब्यूट कर रहा है तो मतलब कंपनसेट कर रहा है। ठीक है, क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? वो सोशली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सोशली सिक्योरिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक एम्प्लॉयर अपार्ट फ्रॉम पेइंग वेजेस एंड सैलरी कुछ और कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी कंपनी, 1000 एम्प्लॉई है, 1000 एम्प्लॉई है, तो मालिक ने क्या किया? सभी एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करा दिया, मेडिकल क्लेम करा दिया। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया। वेजेस दी क्या? वेजेस दी होगी या सैलरी दी होगी, कैश में दी होगी या काइंड में दी होगी, पर इंश्योरेंस तो उनके अलावा कराया ना। इंश्योरेंस तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है ना। तो कंपनसेशन या तो वेजेस में मिल रहा है, सैलरी में मिल रहा है, इसके अलावा भी दे रहा है कौन? एम्प्लॉयर। कैसे? इंश्योरेंस के फॉर्म में। तो ये क्या है? ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये भी लेंगे। क्या बताया मैंने इसके अंदर एग्जांपल? इसके अंदर मैंने एग्जांपल बताया आपको, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस। पुरानी एनसीईआरटी खोल लो या इस साल की एनसीईआरटी खोल लो। इस साल की जो एनसीईआरटी है वो 2007 चल रहा है, मतलब एडिशन जो चल रहा है वो 2007 चल रहा है। लास्ट रिपीट, लास्ट चेंज हुई थी वो 2007 में हुई थी। उसके अंदर एक और एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से खोलेंगे तो, यह लास्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ओल्ड में मेरे को याद नहीं है। उसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है PF, दैट इज प्रोविडेंट फंड। PF वो भी यहीं लिख रहा हूँ। अब कैसे, बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब पहली बात, एक इस पे आता हूँ मैं प्रोविडेंट फंड पे, पर एक बात बताता हूँ आपको। बाई चांस पेपर में उसने, करता है वो हमारे साथ गेम, ये खेलेगा वो, बाई चांस उसने ये स्टेटमेंट दे दिया, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दे दिया उसने, किसका? एम्प्लॉय का। किसका? सबॉर्डिनेट का। तो इसको नहीं लेंगे। सर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, ले लो ना, आपने बताया। अरे भाई मैंने बताया एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का नहीं लेना। सर क्यों नहीं लेना? भाई एक बात बताओ, एक एम्प्लॉय ने खुद का इंश्योरेंस कराया, हम भी कराते हैं कई बार, तो खुद का इंश्योरेंस कराया तो कैसे कराया होगा? अपनी सैलरी में से, अपनी वेजेस में से, और वो हम ऑलरेडी ले चुके। अगर हम इसको भी ले लेंगे, भाई हम इनकम भी ले लें, हम खर्चा भी ले लें, तो सेम पैसा 2 बार अकाउंट हो जाएगा। अरे यार इनकम मेथड की बात कर रहे हैं, ये उसका एक्सपेंडिचर है और वो उसकी इनकम में ऑलरेडी आ चुका है। यार उसने अपनी वेजेस एंड सैलरी में से कराया होगा, तो हम उसको ले चुके हैं, तो हम उसके खर्चे को नहीं लेंगे। अदरवाइज क्या हो जाएगी? डबल काउंटिंग, 2 बार जुड़ जाएगी एक ही ट्रांजेक्शन को। तो मैंने क्या कहा? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा तो लेंगे, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो नहीं लेंगे। ठीक है सर, वापस आओ इस पे, प्रोविडेंट फंड पे। अब क्या होता है प्रोविडेंट फंड? मान लो एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, और ये है एक एम्प्लॉय। ठीक है जी। अब आपने सुना होगा प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड के अंदर ये होता है कि एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, लेट्स से इसको सैलरी मिली 10,000, ठीक है। अब हर साल इसकी सैलरी में से कुछ कटता है, हिस्सा 1,000 रुपये कट गया।
इसको मिले, बोर्ड पे आ रहा है ये, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। एम्प्लॉई को 10,000 रुपये एम्प्लॉई की सैलरी है, ठीक है। एम्प्लॉई को जो कैश मिलता है वो मिलता है 9,000 रुपये, ठीक है। और एम्प्लॉई की सैलरी में से हर साल 1,000 रुपये कट जाते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के नाम पे। मैंने क्या बोला, एक एम्प्लॉयर है जो एम्प्लॉई को 10,000 रुपये सैलरी देता है, बट एम्प्लॉई को एक्चुअली 9,000 रुपये कैश में मिलते हैं, 1,000 रुपये उसके कट जाते हैं और कहीं पे जमा हो जाते हैं, ठीक है। और इतना ही पैसा एम्प्लॉयर अपने एंड पे कंट्रीब्यूट करता है। मतलब एक महीने में एम्प्लॉय की जेब में से 1,000 रुपये निकले, एक गुल्लक में डल गए। जितने एम्प्लॉय की जेब में से निकले उतने ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। इसी का नाम है प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब ये मतलब 1,000 रुपये इसने दिए और 1,000 रुपये इसी के बिहाफ पे एम्प्लॉयर भी देगा, तो यहाँ कितने हो गए, 1,000 रुपये और आ गए। टोटल कितने आ गए प्रोविडेंट फंड में इस महीने, 2,000 रुपये आ गए, 2,000 रुपये। अब ये 2,000 रुपये क्या होगा, एक गुल्लक में जमा हो जाएंगे। प्रोविडेंट फंड होता है, गवर्नमेंट के पास एक प्रोविडेंट फंड नाम की कंपनी है, उसके अंदर ये जमा होते रहेंगे, ठीक है। ये बताओ, ये रूल है, बड़ी बड़ी कंपनियों का रूल है, गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है, अगर आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉय से ज़्यादा है तो आपको पीएफ मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये बताओ, एम्प्लॉयर ने जो ये 1,000 रुपये अपने एंड पे जमा कराए, किसके लिए कराए, एम्प्लॉय के लिए। ये रूल है, जितना एम्प्लॉय की पार्ट में से कटेगा उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। एम्प्लॉयर ने जो ये 1,000 रुपये जमा कराए, ये अपने लिए कराए, नहीं। क्या ये वेजेस है, नहीं। क्या ये सैलरी है, नहीं। ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है कि जब मेरा एम्प्लॉई छोड़कर जाएगा, जब उसकी रिटायरमेंट आएगी तो उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय भी कर रहा है और एम्प्लॉयर भी कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 2,000 रुपये है ना, ये यहाँ आएंगे, इसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड, हाँ है ना। अगर मैं इसके अंदर डिटेल में जाऊँगा तो इसका बाइफिकेशन बता सकता हूँ, पर इतनी ज़रूरी नहीं है। तो मान लो प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है तो वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। पक्की बात, पेपर ट्रिकी बनाएगा, टफ बनाएगा, तब गेम खेलेगा, एमसीक्यू में गेम खेलेगा आपके साथ। बताओ प्रोविडेंट फंड है तो कहाँ आएगा, आएगा भी या नहीं भी आएगा, बात समझ में आएगी। एक और इसके अंदर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज ना अपने एम्प्लॉय को कुछ पैसे देती हैं और बोलती है कि यार एक एसोसिएट आने वाला है, एक बाहर की कंट्री से एक डीलिंग करने वाला आने वाला है, आप उसको लेके आएंगे, आप उसको किसी होटल में स्टे कराएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, एम्प्लॉय के पैसे खर्च हो गए बीच में। भाई कोई एसोसिएट आया बाहर की कंपनी से, कंट्री से या कंपनी से, आपने उसको टैक्सी से, एयरप्लेन से, एयरपोर्ट से टैक्सी से घर लेके आए, होटल लेके आए, होटल में आपने उसको स्टे कराया, तो इस ड्यूरेशन में आपके कुछ पैसे खर्च हो गए। सर ये कि क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी एम्प्लॉय के किसी एसोसिएट को एंटरटेन करने में जो पैसे खर्च हो गए, सर इनका क्या होगा। ये भी अगर है तो वो ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया गया है, वेजेस एंड सैलरी में वो ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया गया है। तो वेजेस एंड सैलरी में क्या क्या आ गया है, वेजेस एंड सैलरी में रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर नाम की कोई चीज़ आ जाती है वो भी आ गई है। किसी एम्प्लॉय को किसी एसोसिएट को एंटरटेन करने के लिए पैसे मिलते हैं, वो भी ऑलरेडी आ गए। कैश भी आ गया है, काइंड भी आ गया है, डेफर्ड वेज भी आ गई है, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या है, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है अगर एम्प्लॉय के लिए, अगर एम्प्लॉय खुद कर रहा है वो नहीं लेंगे। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में इंश्योरेंस अगर वो उस एम्प्लॉय का करा रहा है वो भी आ गया है, प्रोविडेंट फंड ये भी आ गया है, ठीक है। अलग भी दे सकता है नाम, हाँ या ना। अगर इसके अंदर और भी थोड़ी डिटेल है बची है तो वो मैं कराऊंगा आपको थियरी में, अभी इतना समझ लो, ठीक है। आगे चलते हैं। सर वो सारा सेक्शन आ गया जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ वाला सारा सेक्शन ले लिया मैंने। अब वो लोग जो एम्प्लॉय नहीं हैं, अब वो कहाँ आते हैं। सेकंड हेडिंग बनती है मेरी, मेन हेडिंग, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। सिंपल भाषा में एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, सपोर्टिंग मटेरियल की डेफिनेशन है, आफ्टर पेइंग सीओई द रिमेनिंग अमाउंट इज सेट टू बी ऑपरेटिंग सरप्लस। वो पैसा जो सीओई के बाद बचता है ना, एम्प्लॉयज़ को जो देने के बाद बचता है,
इन एनी अदर सेक्शन, कैसे भी किसी भी फॉर्म में दिया हो, वेज एंड सैलरी की फॉर्म में दिया हो, एम्प्लॉयर की फॉर्म में दिया हो, तो उसके बाद जो सेक्शन बचता है उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। कुछ ऑपरेट करके कमा रहे हैं हम, ठीक है। ऑपरेट करने के बाद जो सरप्लस बचा, सरप्लस वर्ड क्यों लगा, क्योंकि हमने एम्प्लॉय को पे कर दिया, तो एम्प्लॉय को पे करने के बाद बचा तो क्या है, सरप्लस है ना, इसलिए यहाँ वर्ड लगा हुआ है सरप्लस, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस को मैं फर्दर बाइफिकेट कर रहा हूँ 2 पार्ट्स में। ये मैं बाइफिकेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो अगर हमें सब हेडिंग दे तो हमें इशू ना आए कोई भी। पहले पार्ट में लिख रहा हूँ मैं इनकम या सरप्लस फ्रॉम प्रॉपर्टी, एंड सेकंड पार्ट में लिख रहा हूँ मैं, सेकंड सेक्शन में लिख रहा हूँ इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज। एंटरप्राइज और बिजनेस एक ही बात होती है, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से हम कुछ अर्न कर रहे हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मैंने फर्दर बाइफिकेट कर दिया किसके अंदर, रेंट, इंटरेस्ट, यस, एंड रॉयल्टी। अब ध्यान सुनेंगे आप, ऑपरेट करके कमाया। मान लो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए ज़रूरी, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। पहला एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग जैसी प्रॉपर्टी है। अब मैं उससे अर्न कर रहा हूँ, क्या वो मेरी इनकम है, बिल्कुल इनकम है। उससे मेरे को क्या इनकम आएगी, रेंट की फॉर्म में इनकम आएगी। तो रेंट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक इनकम, तो रेंट आ गया। इसके बाद इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट जैसे कई लोगों के पास ना कैपिटल होती है, जैसे पहले साहूकार हुआ करते, 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मैंने क्या किया, किसी को उधार दे दिए। जब मैंने किसी को उधार दिए तो वो मेरे को क्या देगा, ब्याज देगा। वो ब्याज क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, नहीं होगा। तो क्या वो 10 लाख रुपये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, हाँ है, और उस प्रॉपर्टी से उस 10 लाख रुपये से मेरे को क्या आ रहा है, इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट मेरी इनकम हुई ना, हाँ बिल्कुल हुई मेरी इनकम, ठीक है। थर्ड आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब वो इनकम जो मुझे किसी रिटर्न्स पे मिलती है, वो इनकम जो मेरे को किसी कॉपीराइट्स मिलती है। फॉर एग्जांपल टी.एस. ग्रेवाल, फॉर एग्जांपल आर.डी. शर्मा, जो ये बुक्स हैं, जो इनके ऑथर हैं, इनको क्या मिलती है, बुक लिखने के बाद रॉयल्टी मिलती है ना। कॉपीराइट्स की रिटर्न को, पेटेंट राइट्स की रिटर्न को वेजेस एंड सैलरी नहीं बोलते, रॉयल्टी मिलती है बोलते हैं। जैसे एक सिंगर है, उसने किसी मूवी में गाना गाया, तो उसको जो इनकम मिलेगी वो क्या होगी, रॉयल्टी होगी। तो वो कॉपीराइट्स क्या है, प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी बिल्डिंग वाली प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कैश वाली प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और कॉपीराइट्स भी मेरी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये सब मेरी क्या है, इनकम है। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, काम की बात, फंसाएगा। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट के अंदर एक बात, अगर इंटरेस्ट ऑन नेशनल या पब्लिक डेट लिखा है, क्या होता है, इसको छोड़ दो, अभी इसको इग्नोर कर देंगे, इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, बता दूंगा, अभी रुक जाओ, इसको नहीं लेंगे, ये हमारे काम का नहीं है। दूसरी बात, ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये होता है नेट इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट होता है, ये क्या होता है, नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट बोले तो इंटरेस्ट जो हमें मिला, रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड। नेट इंटरेस्ट का मतलब है, ये इंटरेस्ट सिर्फ वो नहीं है जो मैंने अर्न किया, ये नेट है। नेट का मतलब है अगर मैंने किसी को पे किया है वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर सीबीएसई ऐसा क्वेश्चन करेगी तो, अगर उसने अलग अलग दे दिया तब लेस करेंगे, वैसा ऐसे जनरली वो नहीं करते, वो सिंपली सीधे से बच्चे हैं इंटरेस्ट दे देंगे। इस केस में नहीं दिया तो आपको पता होना चाहिए नेट इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट जो हमें मिला, पर इसमें से अगर हमने पे किया है तो हम वो पहले लेस करेंगे, क्योंकि इनकम जो ले रहे हैं वो नेट इनकम ले रहे हैं, नेट इनकम, नेट डोमेस्टिक नेट इनकम ले रहे हैं, ठीक है ना। आगे इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज, बिजनेस से पैसा कमाया। अब बिजनेस से क्या पैसा कमाते हैं, बिजनेस से पैसा कमाते हैं प्रॉफिट, हाँ या ना, ठीक है। अब मान लो आपने 100 रुपये प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब इसके 2 हिस्से होंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट इस पे लगाएगी टैक्स, प्रॉफिट टैक्स। मान लो 10 रुपये का टैक्स लग गया। प्रॉफिट टैक्स का एक और नाम होता है
कॉरपोरेट टैक्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने 100 रुपये प्रॉफिट कमाया, 100 रुपये प्रॉफिट पे 10 रुपये टैक्स लग गया, इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स। ठीक है, इसके बाद कितने रुपये बचे? 90 रुपीज़, इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर, आफ्टर भाई, आफ्टर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यार वो प्रॉफिट जो टैक्स देने के बाद बचा, इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट वो हमारी इनकम है। अगर हमने इसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया तो सबसे पहले क्या निकल गया? प्रॉफिट टैक्स। प्रॉफिट टैक्स पे करने के बाद जो बचा वो क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज़ 90 रुपीज़। हाँ या ना? बात समझ में आ गई? तो एक बात बताओ, कंफ्यूज करेगा भाई, कंफ्यूज। इस प्रॉफिट को मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल सकता हूँ क्या? प्रॉफिट बोलूँ या प्रॉफिट देने से पहले जो टैक्स बचा वो बोलूँ? एक ही तो बात है। हाँ या ना? डन। अब प्रॉफिट 90 रुपये देने के बाद बचा, जो टैक्स देने के बाद जो बचा उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब इसके दो हिस्से हो सकते हैं। ठीक है, क्या? या तो मैं इसको अमंग द शेयर होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, उसको क्या बोलूंगा मैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। मैंने 100 रुपये प्रॉफिट कमाया, बोर्ड्स ऑफ मेंबर की मीटिंग बैठी हुई है, मैंने बोला हाँ भाई 10 रुपये हमने टैक्स दे दिया, उसके बाद ये 90 रुपीज़ बचे हुए, क्या किया जाए? आपस में बांट लें। कुछ मेंबर बोलते हैं सर आपस में बांट लो, कुछ बोलते हैं सर फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन है, आज हमने प्रॉफिट ज़्यादा कमाया है तो ज़रूरी नहीं है कि कल को भी हम ज़्यादा कमाएंगे, कुछ हिस्सा बचा लो, कुछ बांट लो, कुछ बचा लो। तो मैंने क्या किया, काम करता हूँ, इस 90 रुपीज़ में से जो टैक्स देने के बाद बचा कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, 50 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्या बोलूँगा उसको? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बीएसटी में क्या बोलते हैं? डिविडेंड। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बांट दिया गया उसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड। ठीक है, अब कुछ हिस्सा मैंने नहीं बांटा, 40 रुपये मैंने क्या कर लिए? बचा लिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको बोलेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलूँ, इसका नाम है ये, या सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर बोलूँ, एक ही बात है, या रिटेन्ड अर्निंग बोलूँ, एक ही बात है। ये ऑल्टरनेटिव नेम इसलिए बता रहा हूँ, कोई भी दे सकता है वो। ठीक है, प्रॉफिट टैक्स के बाद जो बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके दो हिस्से हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड बोले तो रिटेन अर्निंग या सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसका एक और नाम है रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, आई होप आपको ये विजिबल होगा। डन। अब ये हो गया, इसके बाद एक छोटा सा सेक्शन बचा, CBSE 2019-20 के बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन था। उसने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया, उसके बाद बोला इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। इतनी सारी आइटम, एक्सपेंडिचर मेथड था, वैल्यूड मेथड था, पूरी मैक्रो थी, उसमें से बच्चों को सोचना था उसका आंसर ये है। एक एक वर्ड ध्यान सुनना है। ठीक है, अगर आपको स्कोर करना है 95 से ऊपर 100 स्कोर करना है तो, अगर 80 स्कोर करना है तो छोड़ दो जो मैंने टेक्निकल बातें बताई है। ठीक है, अब इसके बाद आता है मिक्स इनकम और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये क्या है? वो लोग जो इसमें काउंट नहीं हुए, उनकी इनकम इसके अंदर आएगी। मान लो हमारी एरिया में छोटे मोटे दुकानदार हैं, ठीक है, जानबूझ के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ छोटे मोटे, क्यों नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, उनकी इनकम कहाँ आएगी भाई? यहाँ आएगी। एक आलू वाला है, एक सब्जी वाला है, एक वेंडर है, एक ब्लैक स्मिथ है, उसकी इनकम कहाँ आएगी? यहाँ नहीं, यहाँ आएगी। सर क्यों? ये तो आपने भावनाओं में बता दिया, एक्सप्रेशन में बता दिया, यहाँ आएगी। क्यों? वो लोग जो अनइनकॉर्पोरेटेड होते हैं, वो लोग जो अपने सालाना ईयर की बैलेंस शीट नहीं बनाते, वो लोग जो ऑर्गेनाइज नहीं हैं, उनकी इनकम यहाँ आती है, पर वो अपना खुद का काम कर रहे हैं। एक CA, ठीक है, एक टीचर खुद का एक बिजनेस खोल के बैठा हुआ है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है। अगर वो एम्प्लॉय है तो नहीं, अगर वो खुद पढ़ा रहा है तो,
ठीक है, खुद का एक एंटरप्राइज, एक सेल्फ एम्प्लॉयड खोल के बैठा हुआ है, तो उसकी इनकम कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। एक डॉक्टर की इनकम, गली मोहल्ले में जो डॉक्टर होते हैं छोटा सा क्लिनिक खोल लेते हैं, उनकी इनकम कहाँ आएगी, यहाँ। आलू वाले की, वेंडर की, डॉक्टर की, सीए की, उनकी इनकम यहाँ आएगी। दुकान वाले की, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बात समझ में आ गई। जो लोग अनइनकॉर्पोरेटेड होते हैं, जो सालाना ईयर की बैलेंस शीट नहीं बनाते, उन सब लोगों की इनकम यहाँ आती है। ये 3 मेन हेडिंग है जिससे हम क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम। अगर ये नहीं गिवन होंगी तो क्या होगा, इनकी सब हेडिंग गिवन होगी। ठीक है, जैसे मान लो सीओई नहीं गिवन है, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, बाई चांस ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मेन हेडिंग भी गिवन है, सब हेडिंग भी गिवन है, मेन हेडिंग को लेंगे, सब हेडिंग को नहीं लेंगे, क्योंकि मेन हेडिंग के अंदर वो सब हेडिंग ऑलरेडी इंक्लूड होगी एंड अदर भी होंगे इंक्लूड। ठीक है, अगर आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करने हैं इनकम मेथड के, अगर आपको ये फ्लोचार्ट टिप्स पे याद नहीं है, कोई नहीं कर सकता। कॉपी करके कर रहे हो कोई फ़ायदा नहीं, ये टिप्स पे होना चाहिए। 2-2, 3-3 बार लिख के देखो, टिप्स पे होना चाहिए, खुद समझाओ एक दूसरे को, तो होगा, ये समझ में आएगा, तभी इसके न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। ये टिप्स पे होना चाहिए, आपको बना बना के देखेंगे। मैं अभी क्या करूँगा, मैं 2 मिनट का पॉज दूंगा आपको, 2 मिनट के पॉज के बाद आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, स्टॉप करके कॉपी कर लो। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा एंड देन उसके बिहाफ पे मैं आपको आपके पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में या आपके ऐप पे मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, आप उसको क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का पॉज दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपने वो नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, जो व्हाट्सएप पे हैं या जो ऐप पे हैं, मैं उसकी फ़ोटो क्लिक कर लिए, मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगा। ठीक है, अब जो मैंने आपको असाइनमेंट सेंड किया है या जो ऐप पे है या डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है इस बार, तो इसका मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा। इसके अलावा लगभग 14 या 15 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, आप वो ट्राई करेंगे। जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ऐप पे पूछ सकते हैं, या आपका मेरे पास व्हाट्सएप नंबर है, टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला, नेशनल इनकम निकालना है। पहली बात, नेशनल इनकम मतलब NNP@FC निकालने के लिए बोल रहा है। डन। क्वेश्चन के हिसाब से कभी नहीं चलना, चलना है किसके हिसाब से, फ्लो चार्ट के हिसाब से, इसलिए बोलो याद करना जरूरी है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन में आइटम दे रखी हूँ जरूरी नहीं है इसकी सारी यूज़ में होंगी, हमें कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब क्वेश्चन करते हैं, ये बताओ नेशनल इनकम के मेथड कंपोनेंट, नेशनल इनकम के जो ये इनकम मेथड है, ये कंपोनेंट ऐड करने पे क्या निकलता था, डोमेस्टिक इनकम, है ना, उसको क्या बोलते थे, NDP@FC। तो निकालते हैं पहले NDP@FC। किसके हिसाब से चलना है, फ्लो चार्ट के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चलना। सबसे पहले क्या आना चाहिए, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्वेश्चन में ढूंढो है क्या, अगर नहीं है तो उसका सब पार्ट होगा। COE ढूंढो, सर ये रहा, आप लिखेंगे यहाँ पे पूरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अभी मैं सिर्फ उसका सीरियल नंबर लिख रहा हूँ, पर आप पूरा लिखेंगे, सीरियल नंबर 1। ठीक है, इसके बाद क्या आता था, जो लेते रहोगे उस पर टिक करते रहना, ताकि ये पता लग जाए अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब क्या आता था, अब बाई चांस क्वेश्चन में मेरे को वेजेज एंड सैलरी मिला, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिला, तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने मेन हेडिंग ले ली है, सब हेडिंग पार्ट नहीं लूँगा। देख लो, वेजेज एंड सैलरी तो नहीं है ना, नहीं है, अगर होता तो नहीं लेते, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते। अब क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो 2 चीज़ें होंगी, क्या, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज। ढूंढो, नहीं है। ठीक है, और नीचे जाओ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या आता था, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। देखो, ये रहा रेंट, ये रहा इंटरेस्ट, रॉयल्टी नहीं है, नहीं है तो 0 मान लो। ठीक है, प्लस, ध्यान सुनना, रेंट थर्ड कंपोनेंट है, ठीक है, प्लस रॉयल्टी फोर्थ कंपोनेंट है। ठीक है, ये आ गया मेरा, प्लस रॉयल्टी नहीं है। इन दोनों को ऐड करके क्या आया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब क्या चाहिए, इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज। है क्या, नहीं है। इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज नहीं है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट भी नहीं है। नीचे जाओ, प्रॉफिट टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, नहीं है। और नीचे जाओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के 2 हिस्से होते थे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट
और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अदर नेम भी दे सकते हैं, वो भी दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सेकेंड आइटम प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, फिफ्थ आइटम, इनको ले लोगे, इस ब्रैकेट में इनको डाल दोगे। अब आप ध्यान से देखो, मेरा एग्जामिनर अगर आंसर चेक करे तो उसको अलग अलग दिखेगा। ये क्या है, COE, ये पूरा क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस, उसमें ये क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये क्या है, इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज, क्लियरली दिख रहा है, ऐसे ही दिखना चाहिए। एक और है गई भाई हेडिंग, क्या होता था, मिक्स इनकम, है क्या, दे रखा है। सेवेंथ आइटम, कब होगा क्वेश्चन, फ्लो चार्ट अगर टिप्स पे है तो वैल्यू पुट कर दो जी, 1 नंबर मिल जाएगा अगर ये कर दिया तुमने, वैल्यू पुट कर दो। COE की 10,000, थर्ड नंबर पे क्या दे रखा है, रेंट की 2,000, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है, इंटरेस्ट की 4,000, लगा दो ब्रैकेट। इसके बाद क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 3,000 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 2,000, ठीक है, ये हो गया मेरा ब्रैकेट क्लोज। एंड देन उसके बाद एक सेवन्थ आइटम थी क्या, मिक्स इनकम 5,000, ठीक है जी। सोल्व करते हैं, 10,000 प्लस 6,000, 3 2 5,000, ये आ गया जी 11,000 प्लस 5,000, ठीक है। अगर आप ये स्टेप कर देते हैं या ये स्टेप कर देते हैं तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। 1 नंबर ये करने पे, 1 नंबर ये करने पे, 2 नंबर हो गए। तीसरा 11,000 10,000 21,000 प्लस 5,000 26,000 आ गया क्या, डन। आपका 1 नंबर मिलने वाला था अगर आप ये यूनिट और लगा देंगे। गलती से अगर आपने ये यूनिट मिस कर दी तो आप चाहे आंसर निकाल दो, आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। तो आपको एक और क्या करना है, यूनिट भी ध्यान देनी है, यूनिट। तो NDPAT-FC आ गया मेरा 26,000 करोड़, ठीक है। 3 मार्क्स मिले अभी। क्यों सर, 6 नंबर क्वेश्चन है, ये निकालना नहीं था, क्या निकालना था, नेशनल इनकम। ये तो हमने अपनी हेल्प के लिए निकाला है ना, डन। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, क्या निकालना है, नेशनल इनकम। 3 रिलेशनशिप कराए थे, यूज आ गया जी। क्या दे रखा है या क्या निकाल चुके हैं, जो हमें निकालना होता है, जो हमारे पास होता है, पहले बताया था। डोमेस्टिक NN सेम, डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल निकालना है, क्या करते थे, ऐड कर देते थे NFIA। 3 रिलेशनशिप में कराया था, नहीं देखी हुई है वीडियो तो प्लीज़ देख लो आप। NDPAT-FC कितना निकाल चुका हूँ, 26,000 प्लस NFIA देखो ये रजी, पर ये तो पेड टू अब्रोड है। जब मैंने बोला था, और वो भी -2,200 है, मैंने जब बोला था जब आपको 2 गिवन हो तो NFIA कैसे निकलता था, साइन चेंज हो जाते थे। NFIA निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज, तो माइनस का 200 है, क्या हो जाएगा, प्लस का 200, तो यहाँ आ गया 200। आंसर विल बी 26,200। ये मेरी नेशनल इनकम आ गई बाई इनकम मेथड। ये पूरे असाइनमेंट का सबसे सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं थे, एज इट इज़ जो वैल्यू दे रखी थी वो मैंने पुट कर दी। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मैंने वेरिएंट दे रखे हैं, आप वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक बात और नोटिस कर लो कि ज़रूरी नहीं है, ये भी यूज़ हो गया, ज़रूरी नहीं है सारे आइटम यूज़ हों। ये आइटम उसने दे तो रखी थी, ये कंपोनेंट उसने मेरे को दे तो रखा था, पर इसका कोई यूज़ नहीं हुआ, तो मेरी बात प्रूफ हो गई कि ज़रूरी नहीं है सारी वैल्यूज़ यूज़ में आएंगी। डोमेस्टिक इनकम का आंसर आ गया 26,000, ये 3 नंबर का है, देखो यहाँ तक 3 नंबर और यहाँ तक 3 नंबर, तो 3 रिलेशनशिप की ये इंपॉर्टेंस है। 6 नंबर आपके हो गए। अब इनकम मेथड मैंने करा दिया, अब मैं इसके बाद आपका एक डाउट सेशन ले लूँगा, आप सब जानते हैं मैं कैसे लूँगा। इसके बाद मैं आपको कराऊँगा एक्सपेंडिचर मेथड, देन वैल्यूड मेथड, एंड फिर कंबाइंड क्वेश्चन भी हम करेंगे। एक बात और, जो 20 की वीडियोज़ है वो मैंने यूट्यूब पे नहीं डाली हैं, वो मैंने डाली हैं आपकी ऐप पे, सेम फॉर IED, सेम फॉर अदर सब्जेक्ट्स, BST, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, और फॉर 9, 10th इवन ग्रेड की सबकी यूट्यूब पे सबकी ऐप पे वीडियोज़ अवेलेबल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक गिवन है, इस असाइनमेंट का भी मैं आपको जो लिंक दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डन, बाय बाय।